Hello, Aisha. So, how are the winters? Hello, Kashmala. Winters are just like winters, very dry but cool. कूल यहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है दुनिया में ठंड ज़्यादा बढ़ रही थी तो उन्होंने सोचा कि दूसरों का तेल लगाकर लेकर आग लगाते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। गर्मा गर्मी फैल गई है वैसे सियासी महाज पर। हाँ। सो आयशा, ये जो अभी हमने देखा जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की अब्डक्शन हुई, और इस इशू से बहुत सारे क्वेश्चंस, ये जो ऑपरेशन हुआ, बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस जो है वो रेज होते हैं। एंड आई थिंक टुडे वी स्टार्ट टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस कि आप इस तरह के ऑपरेशंस को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। बेसिकली यू आर abducting a country's president, and unfortunately we have seen that this has happened before as well. मतलब US has done this before as well. So where is the UN standing? How do we see it from international law's perspective? बिल्कुल कशमाला, the purpose of our talk, our discussion is to analyze the situation from the lens of international law, regardless of the political aspects involved in the whole situation. सबसे पहले हम बात करेंगे, ऑब्वियसली वैसे एक मजे की बात है कि जिस दिन ये न्यूज़ आई थी अबाउट द सिचुएशन इन वेनेजुएला, तो उस दिन तमाम जो इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं या रिसर्चर्स हैं वो ना एक गिल्ट में मुंह छुपा कर फिर रहे थे। मतलब एक अजीब सा लग रहा था कि हम कैसे बोलें कि हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं या हम उसके स्कॉलर्स हैं, या हम ये कैसे बोलें कि इंटरनेशनल लॉ में क्या लीगल है क्या इलीगल है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ही वो एक बेंच मार्क सेट कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग इन एक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं। अगर हमारे पास इंटरनेशनल लॉ होता ही ना, तो आज मैं और आप या बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ के रिसर्चर्स या स्कॉलर्स इस बारे में कैसे बात करते कि क्या लॉफुल है या क्या अनलॉफुल है। सो एटलीस्ट वी डू हैव अ बेंचमार्क। और जहां तक उस बेंचमार्क की इन्फोर्समेंट के इश्यूज है, वो तो डे वन से ही इश्यूज रहे हैं। लेकिन वी कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क जिसके लेंस से हमने तमाम सिचुएशंस को देखना है, और तभी हमने एनालाइज करना है कि क्या चीज लीगली हो रही है और क्या चीज इलीगली हो रही है। तो कमिंग बैक टू द सिचुएशन इन वेनेजुएला, हमने देखा कि कैसे जो है वो यूएस फोर्सेस ने जो है वो अटैक किया वेनेजुएला में, और काफी सारी तीन चार सिटीज को आई गेस टारगेट किया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया। और इस पूरे ऑपरेशंस में कैजुअलिटीज भी रिकॉर्ड हुई, इंक्लूडिंग सिविलियंस कैजुअलिटीज, और अराउंड 80 आई गेस, जितनी भी रिपोर्टिंग अभी तक आई है। और उसके बाद जो है वो आपने क्या किया कि एक प्रेसिडेंट को अलोंग विद हिज वाइफ आपने अबडक्ट किया, किडनैप किया, सीज किया, कैप्चर किया, जो भी किया। आपको पता है कि इस वक्त तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। ये सब करके आपने फोर्सिबली रिमूव करके आप अपनी टेरिटरी में ले गए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इसके बारे में इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है। आपको याद होगा, व्यूअर्स को भी याद होगा कि हमने एक पॉडकास्ट की थी, जब जहां हमने पाकिस्तान और जो अपना अफगानिस्तान है उनके रिलेशंस और उनके बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको एनालाइज किया था। उस डिस्कशन में हमने यूज ऑफ फोर्स की बात की थी, प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स की बात की थी, जो यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 में गिवन है। और ये एक इनहेरेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, जिसका मतलब ये है कि आपने किसी भी दूसरी जो रियासत है, स्टेट है, उसकी टेरिटरी पर यूज ऑफ फोर्स नहीं करना। ठीक है। अब यूज ऑफ फोर्स में वो जो हमने डेफिनेशन देखी थी, उसकी इंटरप्रिटेशन देखी थी, क्या गैप्स है, वो सब हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। अभी के लिए हमें हमें इतना रिकोलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि आपने किसी और कंट्री पर यूज ऑफ फोर्स नहीं करनी, जो कि इस केस में हम देखते हैं कि बिल्कुल ब्लैटेंटली हुई है। बिल्कुल सामने है कि इस तरह का अमल हुआ है कि आपने दूसरी स्टेट पर अटैक किया, फोर्सफुली अटैक किया, आप वहां पर एंटर हुए, फोर्सफुली एंटर हुए। यहाँ तक के एक्शंस में हम देख सकते हैं कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 जो है वो सामने नजर आ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एयर स्ट्राइक्स देखी गई, एक
यूज ऑफ फोर्स देखा गया, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर टू सब आर्टिकल 4 ऑन द प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन, मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर यूज़ ऑफ फोर्स वाली जो हमारी डिस्कशन थी उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू गो सी दैट, यू कैन सी दैट एंड see how use of force works in international law. And we have we have gone through in detail of the discussion on the topic. So moving forward, अब जब हम ये बात करते हैं कि जो जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड की हैं यूएस ने इस पूरी सिचुएशन में, उसको इंटरनेशनल लॉ कैसे डील करता है? सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? जी कश्माला, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड जस्टिफिकेशंस। अच्छा, अब हम अगर जब हम यूज ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इसमें कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि दो हैं। लिमिटेड है लेकिन दो है। फर्स्ट इज ऑथराइजेशन फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल, और सेकंड इज सेल्फ डिफेंस। अब ये दोनों चीजें भी हमने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में डिटेल में हमने डिस्कस की थी। अ, अगर हम इस सिचुएशन में बात करें कि आपने क्यों यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल की, तो आप दो बातें कहेंगे कि आइदर द सिक्योरिटी काउंसिल दे ऑथराइज्ड अस फॉर दिस एंड दिस रीजन, and the second one is self defense, or even the authorization from security council comes for self defense। ठीक हो गया? तो अब सेल्फ डिफेंस के बारे में या ऑथराइजेशन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज है आर्म्ड अटैक। एक टर्म आती है जो हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी देखा कि आर्म्ड अटैक क्या है। हाँ, ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि इमिनेंट होगा आर्म्ड अटैक या प्रिवेंटिव होगा या प्रिएम्प्टिव होगा। ये डिस्कशंस तो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी देखी। स्पेशली हमने देखा कि जब जहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वहां पे इंटरप्रिटेशन कैसे की गई, पोस्ट 9/11 क्या पोजीशन थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस आर्म्ड अटैक का वजूद देखें तो वो जितने भी इस वक्त जो स्कॉलर्स हैं जिनकी डिस्कशंस हो रही है अच्छे जर्नल्स में, मतलब हाईली रिव्यूड जर्नल्स में, अ, जिसमें यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ओपिनियो ज्यूरिस है, इस तरह के जस्ट सिक्योरिटी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में इस वक्त जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के स्कॉलर्स बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्म्ड अटैक तो ड्रग ट्रैफिकिंग को हम कह ही नहीं सकते। तो अगर यूएस ये प्ली लेता भी है, जो कि इनिशियली जब अटैक हुआ था तो एक इनिशियल प्ली आई थी फ्रॉम द यूएस ऑफिस कि भाई ये एक सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटजी है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह ड्रग ट्रैफिकिंग जब होती है, जब वो ड्रग्स अमेरिका में आते हैं, उनकी कंजम्पशन से कितनी सारी कैजुअलिटीज होती हैं। अ, ये सारी चेन उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन हमने देखा कि जब लास्ट मंडे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो अ, इस पोजीशन को नहीं लिया गया उस तरह से जिस तरह से पहले लिया गया, बल्कि आपने क्रिमिनल लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ आप चले गए। ठीक है? तो अगर आप पहली पोजीशन पे रहते भी तो लेट इट क्लैरिफाई लेट इट क्लैरिफाई कि आपका आर्म्ड अटैक ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग के एक्ट्स हो रहे हैं तो इस वक्त के जितने भी कवानीन मौजूद हैं इंटरनेशनल लॉ के, उनके बरक्स ड्रग ट्रैफिकिंग को आर्म्ड अटैक की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। ठीक है? और आर्म्ड अटैक होगा तभी आप सेल्फ डिफेंस या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन लेकर आप फर्दर यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं। ठीक हो गया? पहले तो क्लैरिटी आ गई। अब आता है करंट पोजीशन जो कि यूएस ने ली है, और वो कहते हैं कि हमने ये कोई वॉर नहीं की, हमने कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इस्तेमाल स्टार्ट नहीं किया, हमने सिर्फ अपने क्रिमिनल लॉ की इन्फोर्समेंट की है। यानी कि अगर हम इसको प्लेन वर्ड्स में बात करें तो मुझे, आपको और हम सबको बहुत ज़्यादा खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी टेरिटरी पर, जो कि यूएस के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, हमने ऐसा कोई अमल किया जो कि यूएस लॉ को वायलेट कर रहा है, तो वी ऑल आर एट रिस्क। तो करीबन चांसेस है कि हमें आकर अबडक्ट करके ले ले जाया जाए और हमें वहाँ के कोर्ट्स के सामने पेश किया जाए। एंड माइंड यू कि मतलब जो न्यूयॉर्क का कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन तो शायद किसी और डैलस पर में भी ना हो, टेक्सास में भी ना हो, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो अमेजिंगली वेनेजुला पर
हो गई। अब इंटरनेशनल लॉ इस चीज को कैसे देखता है? इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स को एक प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन देता है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे जो अमल, ऐसे एक्शंस जो कि अब्रॉड हो रहे हैं, लेकिन उन एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपकी टेरिटरी पर आ रहे हैं और आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो आप ऐसे लॉज बना सकते हैं जो उन एक्शंस को क्रिमिनलाइज कर दे। यानी कि आप न्यूयॉर्क में या किसी भी स्टेट में यूएस की ऐसे कवानीन बना सकते हैं जो ट्रैफिकिंग को, जो कि वेनेजुला से हो रही है या पनामा से हो रही है या किसी भी XYZ कंट्री से हो रही है, उसको आप क्रिमिनलाइज कर सकते हो। इस चीज को इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन जहां पर आती है आपकी क्रिमिनल या आपकी जुरिस्डिक्शन की जो इन्फोर्समेंट है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्फोर्समेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ आप पर कुछ लिमिट्स लगाता है। ये जो फ्रेमवर्क है ये एक्स्ट्राडिशन के फ्रेमवर्क में चलता है, जिसमें ट्रीटीज की स्टेट्स की आपस में ट्रीटीज साइन होती हैं, और उन ट्रीटीज की एग्जीक्यूशन में या उन ट्रीटीज की मैकेनिज्म में आप जो है वो एक्स्ट्राडाइट करते हो, क्रिमिनल्स आपस में एक्सचेंज करते हो। ठीक है, और अगर आपकी ट्रीटी नहीं भी है इन केस, तो आपकी जो होस्ट कंट्री है वो आपको कॉन्सेंट करती है कि ओके, आपको अगर ये बंदा दरकार है तो आप हमारी टेरिटरी में आए और उसको ले जाए। ठीक है, लेकिन हम करंट सिचुएशन में, जब हम वेनेजुला के सिचुएशन में देखते हैं, तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी डिफेंस की तरफ जाएं जो इस वक्त यूएस ले रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी गुंजाइश इंटरनेशनल लॉ के करंट रूल्स, नॉर्म्स और रेगुलेशंस में मौजूद नहीं है। या सो वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे एक्सट्रडिक्शन की आपने बात की कि एक आपको किसी छोटे से केस में भी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो देर अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, देर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, और आपको सिर्फ वो परमिशंस लेने में जो है वो साल लग जाएगा। लेकिन आप एक बिल्कुल। मुल्क का सदर उठा के ले आए अपनी मर्जी से और उसकी बीवी उठा के ले आए, तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं भाई ये हम कर सकते थे। एंड बिल्कुल, आपने एक या या आपने एक प्लीज। रेफरेंस दिया था पैनाम, मतलब कि हिस्टोरिकली भी ऐसा हुआ है। हमने 1989 में गालिबन देखा था कि पनामा में जो उनके जनरल थे, प्रेसिडेंट थे, नोरेगा आई गेस उनका नाम था, उनको भी इसी तरह कोकेन और ड्रग चार्जेस में आपने सीज किया और आप अपनी टेरिटरी पर ले गए। और उस वक्त के भी जो डिफेंसेस थे वो यही थे कि सेल्फ डिफेंस हो गया, और उस वक्त भी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी, इंटरनेशनल लॉ की जो कम्युनिटी थी, उन्होंने कंडेम किया कि drug trafficking does not amount to armed attack in the light of or in the eyes of international law। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमने पनामा ट्रीटी जो है उसकी सेफ गार्ड करना है, जिसको बाद में लॉयर्स ने और इंटरनेशनल लॉ के स्कॉलर्स ने कंडेम किया कि भाई इस तरह का कोई खतरा मौजूद नहीं था। और ना ही इंटरनेशनल लॉ में इस चीज की कोई गुंजाइश है कि जस्ट बिकॉज यू वांट टू form a democratic government there, so you can intervene and you can seize or you can have whatever you want from that soil। इसकी भी गुंजाइश इंटरनेशनल लॉ में नहीं है, और until now it is very well recognized by the international norms and principles। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो हम लोग घर बार बैठ के रोते हैं उसमें एक बात यही आती है कि वेयर कम्स द इम्प्लीमेंटेशन, इवन इफ इट्स नॉट Exactly। रिकग्नाइज्ड, इवन इफ इट इज अनलॉफुल, but there is no implementation to actually stop the strong one from doing whatever they want। और हम इसमें यही देख रहे हैं कि चाहे वो इसराइल हो चाहे वो अमेरिका हो, कि whatever they want to do they do। और उसमें एक ह्यूमिलेशन का पार्ट भी आ जाता है कि जैसा हमने देखा कि द वे द प्रेसिडेंट वाज paraded when he was landed in US। So how do you see these arrests, from that light, for the president and his wife? Okay, again, I will only rely on international norms and rules and principles that cover this whole episode, this whole debacle, I would say। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखते हैं कि एक प्रेसिडेंट को फोर्सफुली रिमूव किया गया उसकी अपने टेरिटरी पे। एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं है, अभी हम इम्यूनिटी पर नहीं आते, अभी हम हम्म। सिर्फ एक पर्सन पर आते हैं। और हमने पर्सन पर भी देख लिया कि किस तरह का लॉ अप्लाई हुआ, कि आपने क्रिमिनल इन्फोर्समेंट अपने मुल्क के कानून को जब दूसरी दूसरी टेरिटरी पर इन्फोर्स करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमने अभी डिस्कस किया।
ठीक है, कि या तो आपको होस्ट कंट्री ने खुद अलाउ किया, या आपकी कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी थी उस कंट्री के साथ जिसको आपने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल जो लॉ है वो आपको किसी तरह की इजाजत नहीं दे रहा कि आप अपने कानून की इन्फोर्समेंट किसी और टेरिटरी में करें। अब हम आते हैं उस पर्सन की, जिस पर्सन को आपने रिमूव किया है, उसको सीज किया है, किडनैप किया है, उसके अपने पर्सनल स्टेटस पर आते हैं, जो कि एक प्रेसिडेंट है। इस वक्त जो यूएस की तरफ से काफी जो उनके पर्सनल्स भी हैं, और उनके जो कुछ स्कॉलर्स भी, कुछ रिसर्चर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूएस जो है वो उनको एज अ प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और क्योंकि उनके पास उनकी आवाम का मैंडेट नहीं था, या वो अवाम उनको कबूल नहीं करी थी, वो इलेक्शंस को चैलेंज कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिस पर्सन डज नॉट एंजॉय द प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के बारे में कि ये क्या होता है। ये जो इम्यूनिटी है ये एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है कस्टमरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसको आईसीजे ने भी अपने वेरियस जो प्रेसिडेंट्स हैं उन उनमें रिकॉग्नाइज किया। इंटरेस्टिंगली आपको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी पर कोई ट्रीटी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक कस्टमर इंटरनेशनल लॉ है, और एक ये वेल रिप्यूटेड कस्टमर इंटरनेशनल लॉ है जिसको फर्दर आपको कोर्ट्स ने उसको अपहोल्ड किया। इस इसमें ट्रायोका की बात होती है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, इनकी बात होती है कि आपने इनको, इन पर अपने मुल्क के कवानीन या किसी भी किस्म की क्रिमिनल लॉ की इन्फोर्समेंट इन लोगों पर, इन पर्सन पर नहीं हो नहीं सकता। होगी। अभी तक जो इंटरनेशनल लॉ के जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या ये एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है या एक क्वालिफाइड इम्यूनिटी है। और अब तक की डिस्कशन में, अब तक की रिसर्च में, मेरी नॉलेज के मुताबिक इस तरह का कोई लॉ या कोई भी वैलिड रीजन या रूल नहीं मिला जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस इम्यूनिटी को आपने क्या करना है, कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती है। ठीक है, बाय नाउ नहीं है। दूसरी चीज समझने की जरूरत है कि जो एक्सेप्शंस है भी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में, मतलब क्रिमिनल लॉ में नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है जिसमें हम वॉर क्राइम्स की बात करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, जहाँ पे एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर क्राइम्स होते हैं, वहां पर आप हेड ऑफ स्टेट्स को है वो, उनकी जो इम्यूनिटी है वो आप कह सकते हो कि अब नहीं अप्लाई होती। जिस तरह हमने देखा कि सदर प्यूटिन जो है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू हुए। हमने देखा कि सूडान और दीगर अफ्रीकन ममालिक हैं उनके कुछ लीडर्स के खिलाफ हुए, जनरल्स के खिलाफ हुए। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आपके टोक्यो ट्रायल्स हैं वो देखे, युगोस्लाविया ट्रायल्स देखे। ठीक है, उसके बाद हमने मोस्ट रिसेंटली हमने नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट्स देखे। तो ये सब जो है वो वॉर क्राइम्स के मुर्तकिब थे। ये इस क्राइम के मुर्तकिब नहीं थे कि इन्होंने XYZ कंट्री के लॉ की जो है वॉयलेशन की, इसलिए इनको क्रिमिनली इंडैक्ट करके हमने ट्रायल पे लेकर जाना है और उनको सजा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ है, उसका जो कस्टमर इंटरनेशनल लॉ है वो प्रेसिडेंट्स को, हेड ऑफ स्टेट्स को, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स को जो है वो इम्यूनिटी फराहम करता है। अब आते हैं हम यूएस के क्लेम पर कि ही वॉज नॉट enjoying पब्लिक सपोर्ट और हिज रूल वॉज नॉट enjoying पब्लिक सपोर्ट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो पब्लिक सपोर्ट की बात नहीं करता। इंटरनेशनल लॉ ये नहीं देखता कि इलेक्शंस वहां पर वैलिड हुए थे या इनवैलिड हुए थे। इंटरनेशनल लॉ ये नहीं देखता कि कोई बंदा डिक्टेटर है या डेमोक्रेट है या किसी भी किस्म का थियोक्रेट है या किसी भी किस्म की पॉलिटिकल फिलोसफी फॉलो करता है। इंटरनेशनल लॉ सिर्फ एक चीज की बात करता है, इफेक्टिव कंट्रोल। कि उस वक्त उस बंदे के पास या उस एंटिटी के पास या उस बॉडी के पास इफेक्टिव कंट्रोल है एग्जैक्टली। या नहीं है। ठीक है, और अगर इफेक्टिव कंट्रोल ही एक्चुअली गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट को अगर आपने देखना है कि गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट में आपने देखना है कि इफेक्टिव कंट्रोल है उस पर्टिकुलर एरिया पे। तो आज अगर आप तालिबान की गवर्नमेंट, कितने लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ एक दो कंट्री या एक ही कंट्री है जो तालिबान को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट को। उसके एक बाकी जो जितने भी दीगर ममालिक है वो तो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या हम सब जो है या जितने भी दीगर ममालिक है वो तालिबान में चले जाए, मतलब अफगानिस्तान में चले जाएंगे? नहीं, क्योंकि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी तो फिर भी एग्जिस्ट करती है उस स्टेट की। और दूसरी बात यह है कि उस स्टेट में इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट का है।
तो यहाँ पर भी अगर अगर आप इस जो उनका क्लेम है इसको आप गुंजाइश देते भी हैं कि ठीक है इफेक्टिव कंट्रोल मतलब सॉरी कि वहाँ पे पब्लिक सपोर्ट वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ठीक है उनकी ऐसी पॉलिसीज हैं, ही इज अ डिक्टेटर, सो एंड सो, बट द थिंग इज कि he is having effective control over the territory which is recognized by international law. तो अगर एक एंटिटी के बाद पास इफेक्टिव कंट्रोल मौजूद है तो इट मींस दैट that the person is actually entitled to the immunities as granted by the international law. तो अब हम बात करते हैं उनकी वाइफ की। उनकी वाइफ का जो स्टेटस है, शुरू में पहली बात तो ये कि वो प्रेसिडेंशियल किसी अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी एंजॉय कर रहा है तो उसकी वाइफ बाय वर्च्यू ऑफ देयर मैरिज उसके ऊपर ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट वो इम्यूनिटी नहीं लागू होती। ठीक है, यानी कि उनकी वाइफ जो है वो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी या एनी सच इम्यूनिटी एंजॉय नहीं कर रही, लेकिन एक्चुअली शी वाज डेप्यूटी ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ वेनेजुला। ठीक है, उस जिन एक्शंस की वजह से उनको सीज किया है, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल, वो उसके एम्बिट में नहीं आते। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर उनके ऊपर किसी भी किस्म की लेट से इम्यूनिटी अप्लाई नहीं भी हो रही तो फिर वो सब्जेक्ट हो जाती है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन, जिसमें वो प्रोटेक्टेड है, शी विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोटेक्टेड पर्सन एज अ सिविलियन। ठीक है, और उसकी वजह से उनके तमाम जो सिविलियन राइट्स, सिविलियन के जो राइट्स होते हैं वो इन्वोक हो जाते हैं, जैसे कि उनको एक्सेस टू काउंसलेट, जैसे उनको फैमिली रियूनियन, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी लिबर्टी, उनके जितने भी राइट्स हैं वो सब के सब प्रोटेक्टेड हो जाएंगे अंडर दैट जो हम कहेंगे पार्ट ऑफ लॉ। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इस तरह से किसी प्रेसिडेंट को डिटेन करने के बारे में इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रेसिडेंट्स को इम्यूनिटी फराहम करता है, और उस इम्यूनिटी के तहत इस तरह का एक्शन जो है वो एक क्वेश्चनेबल एक्शन है इन द आईज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वेरी इंटरेस्टिंग आयशा, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इन सच लेंथ। तो उन्होंने कहा होगा कि हम सिविलियन का राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम रीयूनाइट कर रहे हैं, मियाँ बीवी को इकट्ठे उठा लेते हैं। जस्ट किडिंग। इंटरेस्टिंग। So coming back to the first thought we started with, the control of oil, because I think whenever the discussion of such sorts begin, तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा या जिस पर फ़ौरन बात होना शुरू होती है वो यही है कि भाई हम क्या कहते हैं, इट ऑल हैपेंड फॉर ऑयल, इट ऑल हैपेंड फॉर मिनरल्स, बट ट्रम्प राइट now wants to do with Greenland. It's also because of the resources. And then जो ट्रम्प के बार बार एक बयानात आ रहे हैं कि जी हम वेनेजुएला को कंट्रोल कर रहे हैं, हम वेनेजुएला को कंट्रोल कर रहे हैं. So how international law sees it, and from the law, and then again because we only see things from the perspective of law and how international law deals with it. So if you could explain that. Right now, it is very interesting to see the kind of language US has been using. सबसे पहले तो यूएस जो है वो इस चीज को अवॉइड कर रहा है कि वो इसको किसी तरह भी इंटरनेशनल लॉ को क्वेश्चन बनाए। वो ये कह रहा है कि ये हमारे डोमेस्टिक लॉ है, उसकी इन्फोर्समेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यूएस कहना क्या चाह रहा है। अगर वो ये कहता है कि हमारा डोमेस्टिक लॉ है और सिर्फ उसकी इन्फोर्समेंट हमने की है, तो आपका डोमेस्टिक लॉ सबसे पहले तो वेनेजुला या किसी भी कंट्री पर लागू नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने तो इन्फोर्समेंट कर ली, ठीक है, आपका काम था, एक क्रिमिनल एलिजेड क्रिमिनल को आपने अपनी कोर्ट्स में पेश किया, उसका ट्रायल आप करेंगे जो भी आपने करना है। लेकिन द थिंग इज कि आप किस लॉ के तहत ये कह सकते हैं कि वी रन द कंट्री। यहाँ पर एक आर्म्ड अटैक की सिचुएशन क्रिएट कर दी। ठीक है, आर्म्ड अटैक एक्चुअली आपने अगेंस्ट वेनेजुला किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो फंक्शन में आ गया। ठीक है, अब आप ये भी देखें कि कैजुअलिटीज भी हुई हैं, और हमने एक्सप्लेन में बात मतलब की हुई है कि आईएचएल के लिए ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं कि आप समझते हैं या नहीं, उसमें फैक्ट्स इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। जिस तरह की काइनेटिक फोर्स इस्तेमाल की गई, आप कैजुअलिटीज भी रिकॉर्ड हुई, और उसके बाद एक प्रेसिडेंट ही सीज हो गया। ठीक है, तमाम एक्शन इंडिकेट करते हैं कि इट इज एन आर्म्ड अटैक। और अब यहाँ पर जो है ना वो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक आर्म्ड अटैक हो जाता है और जो आपकी दूसरी फोर्स है, एडवर्स फोर्स है,
वो आपकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करती है, आइदर बाय बूट्स ऑन द ग्राउंड या फिर इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, जो इस वक्त यूएस क्लेम कर रहा है कि हम वी रन द कंट्री और वी विल रन द कंट्री। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन अराइज होता है। एंड इवन लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन वो ये कहता है कि आपने अपनी जिस कंट्री पर आप जिसको आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ऑक्यूपाइड स्टेट पर आप उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकल पीपल, इतना ही करेंगे जितना उनकी वेलफेयर के लिए जरूरी है, उनके रोजमर्रा के जो काम है या उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको फंक्शनल बनाने के लिए जरूरी है। आप अपनी अमेरिकन कंपनीज के लिए उनके रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट या कंज्यूम नहीं कर सकते। और इसी पॉइंट पर अभी रिसेंट आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन आया जिसमें सेम यही बात की गई कि जो इसराइल है जो कि एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है, वो जो ऑक्यूपाइड लोग हैं उनके रिसोर्सेज पर सोवरेनिटी का मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो रिसोर्सेज उन लोगों के हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम किसी और कंट्री को रन करते हैं तो इट मीन्स के देयर वाज एन आर्म्ड अटैक एंड the international humanitarian law is fully enforced, it's fully applicable actually, and according to fourth Geneva convention यहाँ पर जो लॉ है ऑफ ऑक्यूपेशन दैट विल अप्लाई। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन आप उस टेरिटरी का जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्शंस हुए हैं वो तमाम एक्शंस दे ऑल आर क्वेश्चनेबल इन द आईज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी एक्शन ऐसा है जो कि इंटरनेशनल लॉ के अम्ब्रेला में कवर नहीं होता या उनके रूल्स और रेगुलेशन से बाहर है। मोस्ट ऑफ दीज एक्शंस आर एक्चुअली एड्रेस्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, जिसमें पुराने आपको प्रेसिडेंट्स में मिल जाएंगे, रूल्स में मिल जाएंगे, स्टेट्स प्रैक्टिसेस में मिल जाएंगी। लेकिन अब जो सब चीजें यहाँ पर हुई हैं दे आर वेरी क्वेश्चनेबल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कश्माला वो ये है जो कि मैं बार बार देख रही हूँ और खुद भी मेरे जहन में ये सवाल आया, ये कंसर्न आया, और मैं कुछ रिसर्चर्स और कुछ स्कॉलर्स को भी ये कंसर्न जो है वो शो करता हुआ देख रही हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में ना जब आपके रिटर्न रूल्स के वॉयलेट होते हैं, ठीक है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉयलेट होते रहते हैं, उस सब में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है उसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो रिएक्शन एक्चुअली कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ सेट करता है। दिस इज हाउ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज इवॉल्व एक्चुअली। जब एक एक्शन होता है और उसके रिएक्शन में जो दीगर स्टेट्स का, ठीक है, रिएक्शन होता है, वो सेट करता है कि उस एक्शन की कितनी एडमिसिबिलिटी है बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो अगर इस वक्त अगर हम ये बात करें कि ड्रग ट्रैफिकिंग के एक्ट को आर्म्ड अटैक कह दिया जाए या इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि बिकॉज उस बंदे ने हमारे मुल्क का कानून जो है वो वॉयलेट किया था, इस वजह से हम उस बंदे को उस टेरिटरी में बगैर उनकी इजाजत के जाके सीज करके ला सकते हैं और अपने कोर्ट्स में हम उसका ट्रायल भी कर सकते हैं, उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, जो भी हमने करना है वो हमारा लॉ कहना चाहता है वो हम कर सकते हैं। इनके आप अपने जो कानून है उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एनफोर्स कर रहे हैं। अगर इस तरह के एक्शन जो है वो नॉर्मलाइज होते गए तो इस वक्त जो सेट इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि आर्म्ड अटैक क्या है, सेल्फ डिफेंस कब होगा कब नहीं होगा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है, अगर किसी स्टेट की का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करता है जो आपका नहीं है, या वो अपने मुल्क में या डिक्टेटर है या जो भी है, ठीक है, अगर इस तरह की डेफिनेशंस को हम लोग उसी तरह नहीं लेकर चलेंगे जो इस वक्त सेट है इंटरनेशनल लॉ की तरफ से, और उनको हम चेंज कर देंगे, अमेंड कर देंगे थ्रू आवर बिहेवियर, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और तमाम स्टेट्स जो हैं इन तरह के एक्शंस को कंटिन्यूअसली कंडेम करके इस चीज को बावर नहीं कराएंगी कि ये चीजें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं है, ये चीजें इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, तो फ्यूचर में ये चीजें नॉर्म्स का हिस्सा बन जाएंगी। और शायद आज से 10-20 साल बाद हम देखेंगे कि उस वक्त का कस्टमर इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल अमेंड हो चुका होगा, बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, जिसमें ये तमाम डेफिनेशंस इस तरह हो जाएंगी जिस तरह आज लोग एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
आयशा, आई थिंक बिल्डिंग ऑन व्हाट यू सेड, इट्स अनफॉर्चुनेट कि कंटिन्यूस इस तरह के एक्शंस हम अभी ये जो कुछ पिछले सालों में देख रहे हैं वो हो रहे हैं, जो कि इस इंटरनेशनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की शक्ल को तब्दील कर रहे हैं। Because the point is that there are contradictions between what America is saying and what America is doing in actions, but who's going to hold them accountable? Who's going to hold uh, Exactly. America accountable for their actions? और लाइक कल को चाइना कहेगा कि मैं भी ताइवान के ऊपर जो है वो जाके कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स एक्चुअली ओपनिंग डोर फॉर अदर पावर्स कि वो अपने आसपास मौजूद स्मॉलर कंट्रीज को इस तरह से थ्रेट कर सकें और उसके ऊपर अपना इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो बना सकें। सो आई थिंक there comes the point कि unless implementation of international law, of customary international law, of international humanitarian law would not start in practice, तो so we are going to see world going downhill rather than any improvement. बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ चाइना ही क्यों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम देख Exactly, रहे हैं इस India, इशू को। Pakistan. और एग्जैक्टली, और कल को अगर ये बातें होने लग जाए कि जी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, इस वजह से हम इनके प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी ही नहीं देंगे, और मतलब हम नहीं मानते, ठीक है, हमारे हम इनकी मुल्क में तो गवर्नमेंट को कभी कोई रिकॉग्नाइज इलेक्शन ठीक ही नहीं हुआ, हम तो our मतलब हमारे existence is कितने going to be questionable. कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ इलेक्शन होते भी नहीं है, तो अब आप Exactly. क्या करेंगे? मतलब एंड हाउ कैन इलेक्शंस आर नॉट अमेरिका सेट द जस्टिफाई कि क्राइटेरिया। जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ है वो ठीक हुआ है? वी ऑल नो देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स देयर, वोटिंग मशीन से लेके हर चीज तक। सो अब कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट जाके उठाएगा? ट्रम्प को उठाने का की हिम्मत किस में है? अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट ऑल अबाउट पावर। आप देख एग्जैक्टली, रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट माइट इज इज राइट, राइट। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, यस। बहुत ही कंसर्निंग है इंटरनेशनल लॉ की पिक्चर जो है वो इस वक्त, बल्कि अभी रिसेंट न्यूज जो आई है उसमें हमने देखा कि प्लस 60 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब वॉकआउट कर दिया Yes, America प्रेसिडेंट walked out ट्रम्प of ने। international human organizations. So uh, I think America is setting a dangerous precedent. I hope we don't go down on this. थ्योरेटिकली, एग्जैक्टली, थ्योरेटिकली यूएस इज नॉट इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली, Yes, बट but what US प्रैक्टिकली does, it does यस, ये affect इट the अफेक्ट्स, whole world. या। So I think on this sad note, sort of sad या, note, we'll wind up our today's discussion. एंड आई होप अगले हफ्ते तक हम ग्रीनलैंड को इसी तरह डिस्कस ना कर रहे हों। आई होप ओह नो। वी हाँ, सीज। हम ये कह सकते हैं कि, हम ये कह सकते हैं, अभी से कह सकते हैं कि यूज ऑफ फोर्स एंड थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स या वो भी प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल लॉ। So even these threats are prohibited. बट even the force is being used and nobody's doing anything about it. Yeah. And the question is, who can be that? Because we see that UN is a toothless. So let's hope for a better future and see you for our next discussion. Yeah, inshallah, sure. Thank you so much, Aisha. Thank you for your insight. Thank you. Thank you.